बटेंगे तो कटेंगे। ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और निगेटिव नारा है। आपस में वोट बटेंगे, जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसी कहीं कोई जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंच रहा हो। आप तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दो। हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह गए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो शायद 1 ट्रिलियन नहीं जानते हो, और उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए। अगर बीजेपी ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 50 के लगभग सीटें पहुंच गए होते, उससे ऊपर ही होती सीटें। आपको जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ईवीएम को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है उस पर आपको भरोसा नहीं है। मुझे जापान पे भी भरोसा है जिसने ईवीएम बनाई। दोनों लड़कों की जोड़ी एक साथ जाएगी 2027 में? बिल्कुल जाएगी, आगे भी ऐसी तरह रहेगी। जब मैं बनाता था कोई सड़क तो उस पर चल करके मैं देखता था। समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव अभी तक का सबसे बेहतर चुनाव होने जा रहा है। शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनको 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का मैन ऑफ द मैच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया इन्होंने, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी उसमें इन्होंने कमाल कर दिया। 2027 का महादंगल होना है, उसके पहले दंगल की बड़ी तैयारी के साथ 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को झटका भी दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अखिलेश यादव जी एबीपी न्यूज के इस मंच पर। कैसी है तैयारी आपकी 9 सीटों को लेकर? आपका बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस को झटका नहीं दिया है, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति के तहत हम लोगों ने फैसला लिया है। 9 सीटों पर उपचुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहे हैं? जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हों कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल कर के आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे। ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और निगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं, और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग ये लगा दी है। आप भी इसी नारे को आगे लेकर बढ़ते हुए कहते हैं बटेंगे कटेंगे नहीं बल्कि पिटेंगे, तो आपने भी तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया ना। वो किसी और संदर्भ में कहा गया था कि लखीमपुर के विधायक ये कह रहे हैं कि अगर बिटोगे तो पिटोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उनका कानून, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं, और बीजेपी के लोग थोड़ा गर्दन के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि विधायक के तमाचा पड़ा हो, उसे इंतज़ार करना पड़ा हो एफआईआर के लिए? तो इसीलिए वो विधायक कह रहे हैं कि बटोगे तो पिटोगे, और उस विधायक की आवाज़ को आप बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि 9 सीटों को लेकर आपने अपना एक बड़ा दांव चल दिया है, चूंकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी ने किनारे कर दिया था। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था जिससे आपके कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। लाल टोपी
आपकी पहचान है, आपकी पार्टी की पहचान है, लेकिन लाल आंखें आप कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं और जैसे को तैसा वाले अंदाज में उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें नहीं देकर, कहां वो 5 मांग रहे थे, कहां आपने उनको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यही कहा था और उसी पर आज भी हम लोग काम कर रहे हैं कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। और उस रणनीति के तहत 9 जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस का समर्थन है। इंडिया गठबंधन पीडीए की रणनीति पर चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी से इस बाबत बात हुई थी कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रणनीति तभी बन सकती थी या रणनीति तभी आगे आती जब कांग्रेस का समर्थन होता। हाँ, कांग्रेस के बड़े लीडर से मेरी बात हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या आपके समर्थकों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वही ताकत लगाएंगे जैसा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा? क्योंकि एक भी कैंडिडेट का नहीं उतरना, उनके उत्साह पर ऐसा लग रहा है कि पानी फिर चुका है। जो कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी ने उसकी सूची समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचा भी दी है। 2 लड़कों की जोड़ी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देगी क्योंकि देश में कई जगह चुनाव है और चुनाव देश में कई हिस्सों में है। जो भी कांग्रेस की तरफ से जो भी लीडर्स आएंगे या जो हम लोगों की तरफ से प्रचार में शामिल होंगे, हम लोग प्रचार करेंगे। लेकिन फिर से मैं उसी नारे पर आ जाती हूं, क्योंकि बटेंगे और कटेंगे वाला बयान हरियाणा में जाकर योगी आदित्यनाथ ने जी ने दिया था, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वही नारा महाराष्ट्र में दिया जा रहा है और वही नारा उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बुलंद किया जा रहा है। तो ये जो ध्रुवीकरण की सियासत है, ये आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है। वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार जानबूझ करके ऐसे नारे दे रही हो। मैंने कई मौक़ों पर कहा, फिर मैं बात को दोहराता हूँ, ये किसी लैब में तैयार हुआ था नारा, और जब नारा तैयार हो गया तो उसके लिए सबसे सुटेबल उनका लीडर कौन है, उससे ही नारा कहलवाया गया और उसी का प्रचार जगह जगह हो रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश की समस्या है, समाधान जिसका ढूंढा था, ये सरकार नाकाम है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जिस राजधानी में हम लोग बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए कि कस्टोडियल डेथ हो रही हो वहाँ पर, पुलिस का अन्याय चरम सीमा पर पहुँच गया हो, जो थाने हमें न्याय दिलाते हैं, जहाँ पर हम न्याय के लिए जा सकते हैं, वो अत्याचार गृह बन गए एक तरीके से। कोई थाने में जाएगा तो हो सकता है उसकी जेब से पैसे निकाल लें या वसूली हो जाए, और वसूली के अलावा अगर कुछ हो तो हो सकता है उसकी हत्या हो जाए। ये कोई पहली हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसी राजधानी में इससे पहले एक दलित बेटी की हत्या की गई, कस्टोडियल डेथ हुई, और अभी हाल में ही एक और मोहित नौजवान की हत्या हो गई। सरकार के पास जवाब क्या है? और इसी लखनऊ के पास इस सरकार ने दंगा करा दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, दूसरों पे आरोप लगाते थे, वो सरकार खुद शामिल हो रही है दंगे में। जिस सरकार को सब कुछ पता था, क्या सरकार का इतना फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या होने जा रहा है? कभी भी प्रोसेशन निकलता है, थाने स्तर पे बैठक होती है, लीडर्स के बीच में बैठक होती है, रूट तय होता है, उसके बाद बहराइच में घटना हो गई, राजधानी में तो हुई कस्टोडियल डेथ। और फिर जो लोग ये कहते हो कि कानून व्यवस्था हमारी बेहतर है, जीरो टॉलरेंस है, मंगेश की हत्या कर दी आपने, और उस हत्या की बैलेंस के लिए आपने क्या किया? एक क्षत्रिय परिवार के नौजवान की भी हत्या कर दी और कहते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। क्या इनकाउंटर में बैलेंस करेंगे आप? हत्या करके कौन सा बैलेंस आप कर रहे हैं? क्या जवाब है सरकार के पास? बीजेपी बचाने वाली दल नहीं है, बीजेपी फंसाने वाला दल है। बहराइच को वो दंगा मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं क्या किससे स्वीकार करूं? लेकिन अब मैं आ जाती हूं, जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी और एनकाउंटर को लेकर भी बहुत सारे सवाल, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जो सरकार के समर्थन में इसको लेकर खड़ा हो जाता है और उसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं। जगह जगह बुलडोजर, हमने यहां तक देखा है कई जगह शादियों में दूल्हा भी बुलडोजर पर जा रहा है। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बना है। अन्याय का प्रतीक से खुशी नहीं मिल सकती किसी को, और जो लोग अन्याय के प्रतीक से खुश हो रहे हैं उनसे ज्यादा समाज में नेगेटिव व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और जिनका भाव ही विनाशकारी हो,
बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में विनाशकारी रेखा है। आप बुलडोजर से कोई बिल्डिंग बनाते, पुल बनाते, कोई काम करते, कंस्ट्रक्शन का काम होता, आप घर गिरा रहे हो, लाखों घर गिरा दिया आपने। उन्होंने कहा सिर्फ अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। अगर अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण पे जो दोषी अधिकारी थे उनके कितने घरों पे आपने बुलडोजर चलाया है, जिनकी वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बैठ करके कह रहा हूं, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या इनका बुलडोजर वहां भी जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए? और नहीं मानते आप, किसी अपने चैनल के जो आपका स्टिंगर कोई व्यक्ति हो, चैनल का कैमरा लेकर के जाके देख सकता है। क्या उसको लीगल इलीगल क्या मानेंगे आप? आप तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दे। एलडीए ने पास किया कि नगर निगम ने पास किया है? मुख्यमंत्री ने इसी मंच से इस बात का दावा किया है कि पहले दंगों से भरा हुआ प्रदेश होता था और जब से हमारी सरकार बनी है यहां पर बहुत ज्यादा निवेश आए हैं। बोलने में सरकार कुछ भी बोल सकती है, मैं भी कुछ भी दावा कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है एबीपी न्यूज़ चैनल उस बात की निष्पक्ष जांच कर करके क्या क्या जमीन पर उतरा है उस पर जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है। और इसके अगर पहले की निवेश आया होता तो कहीं ना कहीं कारखाना लगता हुआ नजर आना चाहिए था। मैंने आपसे कहा ना कि जो मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। दावा सरकार ने क्या किया कि गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ के मेले तक तैयार हो जाएगा, उसका कैरिज वे तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे कितना काम हो गया है सरकार बताए, कितना बन गया है? और फिर जो निवेश की बात कर रहे हैं, अगर निवेश आया होता तो $1 ट्रिलियन का जो सपना दिखा रहे हैं, ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि अंग्रेजी की बात आम आदमी ना समझ पाए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तब होगी जब हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। अयोध्या को लेकर बड़े उत्साहित हैं अखिलेश यादव जी। अवधेश प्रसाद जी को बिल्कुल आपने पोस्टर बॉय बना दिया है, जहां रहेंगे साथ लेकर, जहां जाएंगे साथ लेकर, संसद भवन में भी बगल में बिठाएंगे। तो अयोध्या ने और ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं लोकसभा में, उसने एक अलग तरह की ऊर्जा आप लोगों के भीतर भर दी है। लग रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में भी उसका असर दिखेगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट जिताने का काम किया। अयोध्या की जीत बड़ी है, अयोध्या के साथ साथ कई और लोकसभाओं की भी जीत बड़ी है। बीजेपी को इस बार की चिंता करनी चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री ज़्यादा वोटों से जीतते थे, कम वोटों से क्यों जीते? हार तो जीत में भी है, मतलब जीते भी हैं लेकिन हारे भी हैं वोट से। और अयोध्या का जहाँ तक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद विकास रुक गया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई हैं, उससे कई गुना बेहतर काम अयोध्या में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादियों का सम्मान अयोध्या की जनता ने बहुत बढ़ाने का काम किया है। अब बीजेपी के नेता यहीं से पूछ रहे थे आपसे खास तौर से कि अयोध्या में जाकर राम मंदिर में आपने दर्शन नहीं किए हैं अब तक। इतना अयोध्या का हर जगह गुणगान कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं किए प्रभु राम के। भगवान राम सब जगह हैं, भगवान सब जगह हैं। और जो बात मैंने पहले कही वही मैं फिर कहता हूँ कि हम भगवान जब बुलाएंगे तो अपने आप भाग करके दौड़ कर ही चले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हरियाणा। देखिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति रही, पहले लगता था, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी बताया था कि वो किस तरह से क्लीन स्वीप कर रही है और बाद में उसको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की इस हार के पीछे बड़ी वजह क्या देखते हैं अखिलेश यादव? आपने जो मंत्र उत्तर प्रदेश में लागू किया था 2024 में, क्या वो मंत्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरियाणा के लिए नहीं दिया गया? मैं कोई समीक्षा नहीं कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगी लोगों ने हारने के बाद अपनी समीक्षा जरूर की होगी। कुछ तो समझ में आया होगा, इंडिया गठबंधन के आप हिस्सा हैं, सलाह तो दी होगी। मैंने तो जो समर्थन देना था मैंने समर्थन दिया था। जब चुनाव में नहीं लड़ा और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं लड़ी तो मैंने समर्थन इंडिया गठबंधन को वहाँ दिया था।
महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। यहां पर आपको लगातार कांग्रेस पार्टी से चिरौरी करनी पड़ी, जो खासतौर से पूर्वांचल में जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि दे दो भैया, 5 दे दो नहीं तो 25 पे लड़ेंगे। अभी की स्थिति क्या है आपके लिए? समाजवादी पार्टी कभी इस तरह का तर्क नहीं रखती। समाजवादी पार्टी ने हर बार यही कहा है कि सवाल सीट का नहीं, जीत का है। और आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो परसेंटेज में सबसे अच्छी जीत समाजवादियों की ही दिखाई देगी आपको। ये प्रतिशत जोड़कर समाजवादी पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं हर जगह का प्रतिशत समाजवादी पार्टी के हिस्से में जुड़ता जाए। समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो जिम्मेदार नेता हैं, जहाँ पर संगठन के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, वहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। अभी की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में आपकी? समाजवादी पार्टी फिलहाल 5 सीटों पर तो पर्चे भर चुकी है। आज आखिरी दिन है, इतने ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जो 3 सीटों पर उन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं आपके कई सहयोगियों दलों ने वहां पर फ्रेंडली फाइट के लिए तय कर लिया कि फ्रेंडली फाइट है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन ही जीतना है, वहां दूसरा दल नहीं जीत सकता। ऐसा करके बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे आप लोग? हमारी आपस में वोट बटेंगे, जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसी कोई जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंच रहा हो। भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में ही हम लोग काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया कि महा मतदान और महा सावधान रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चुनाव में हेराफेरी कोई दल नहीं करता है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र के लोगों को भी। अब ये क्या बात हुई, अगर आप यहाँ पर 37 सीटें जीत जाएं लोकसभा की, कमाल का प्रदर्शन कर जाएं, फिर यहाँ पर हेरा फेरी नहीं है और बीजेपी कहीं अगर जीतने लगे, फिर अखिलेश यादव जी को दिखाई देता है कि बीजेपी हेरा फेरी से जीती मैं तो है। चाहूंगा कौन भरोसा करेगा? मैं तो चाहूंगा कि आपको और जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहिए था। फरक्काबाद में चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां हरा दिया गया। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां चुनाव हरा दिया गया। फूलपुर में जहां चुनाव पार्टी जीत गई थी, वहां पर चुनाव हरा दिया गया। ये जनता कह रही है और हम सब लोग कह रहे हैं। और नहीं, अगर आप यकीन मानते हैं हमारी बात का, फरक्काबाद के डीएम साहब से पूछेगा, फर्रुखाबाद के डीएम साहब ने कहा है। कहां से फोन आया था जिसकी वजह से आपने परिणाम बदल दिया? अब तो डीएम साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लग रहा है। नहीं, मुश्किल नहीं बढ़ने वाले। ऐसे अधिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोकतंत्र में इस तरह की बेईमानी करते हो। उन्होंने फोन करके क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि दबाव बनाया गया है कि उस सीट को बीजेपी के पक्ष में जिता दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप इस मंच से कह रहे हैं। मैं मंच से कह रहा हूं और जिस मंच पे रहूंगा उस मंच पे कहूंगा मैं। आपने रात भर लाठी चार्ज करवाया, बिजली कटवाई आपने, आप लाठी चलाते रहे पूरी रात। जो चुनाव जीता हुआ था उस चुनाव को आपने हरवाया। और भी बातें हैं जो जिलाधिकारी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारा प्रत्याशी भी जानता है। समय आने पर उन बातों को भी कहा जाएगा। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश ने आपको 37 सीटें भी तो दी। कांग्रेस की सीटें अगर हम छोड़ दें, मैं आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले हैं। अगर बीजेपी ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 50 के लगभग सीटें पहुंच गए होते, उससे ऊपर ही होती सीटें। अभी भी आप अगर इस तरह से, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस का कोई जीते, ईवीएम बहुत अच्छा है, पारदर्शिता पूरी तरीके से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीते तो फिर अधिकारियों के जरिए बीजेपी वहां पर मैनेजमेंट करा रही है, ईवीएम खराब है, इस तरह के तर्क काम करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी हम लोग कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जोड़ने की पॉलिटिक्स है। और इसीलिए जो पीडीए की रणनीति, पीडीए में लोगों को जोड़ा, उसका परिणाम हुआ जीते हैं हम लोग। और जहां बात ईवीएम की कह रहे हैं आप, मैंने लोकसभा में भी कहा कि अगर 80 में 80 सीटें भी हम लोग जीत जाएंगे तब भी मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। और जर्मनी जैसा देश जो हमसे न जाने कितना आगे है, वो देश तक कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी इलेक्शन में तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो हम उस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जर्मनी छोटा सा देश है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। यहाँ पर अगर पुराने तौर तरीकों से वोटिंग शुरू हो गई तो आप समझ रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति बनेगी। और हमने बूथ कैप्चरिंग भी देखा है, किस तरह से ठप्पे लगाए जाते थे, वो भी दौर देखा है, इसी देश ने देखा है। मैं इस तर्क में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव कोई नहीं हो सकता। प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव नहीं हो सकता कोई। क्या प्रधान का चुनाव बैलेट पे नहीं होता है?
एक भी वोट मिस नहीं होता है, कहीं झगड़ा नहीं होता। तो प्रधान के चुनाव जब आप करा सकते हैं, वही मशीनरी करा सकती है। आपको क्यों चाहिए इतनी मशीनरी? और फिर आपका ये कहना कि जर्मनी छोटा देश है, ये जनसंख्या के लिहाज से अखिलेश जी, जनसंख्या के लिहाज से हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। किसी देश में अगर इतनी लंबी बहस चली हो, उसके सुप्रीम कोर्ट ने, जो उस कोर्ट का नाम कुछ और बोलते हैं, जो उनका प्रीमियर कोर्ट है, उसने ये कहा कि ईवीएम अगर इस्तेमाल होती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो उसके पीछे कुछ तो तथ्य होंगे। आपको जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ईवीएम को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है उस पर आपको भरोसा नहीं है? मुझे जापान पे भी भरोसा है जिसने ईवीएम बनाई है। मुझे अमेरिका पे भी भरोसा है, वहाँ चॉइस देती है वोटर्स को कि आप ईवीएम से वोट डालना चाहते हैं कि आप बैलेट से वोट डालना चाहते हैं। आप 1 महीना क्यों नहीं वोट कराते हैं? अमेरिका में 1 महीना वोटिंग होती है, कई दिनों वोटिंग होती है, कई दिनों काउंटिंग होती है। आप पूरे देश का, प्रदेश का भविष्य तय करना चाहते हैं, आप 3 घंटे का रिजल्ट, 3 घंटे या 3 दिन वेट नहीं करना चाहते आप। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, 26 तक आंकड़े सामने आ जाएंगे। जातिगत जनगणना पर क्या अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं और सदन में अब आप वहां के मेंबर हैं तो इस मुद्दे को उठाएंगे जाकर कि जातिगत जनगणना कराई जाए इसी के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है कि जहां जाति जनगणना करा सकें, और ये देश के लिए सबसे बड़ा काम होगा। मैं नहीं मानता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बड़ा काम है, लेकिन अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सामाजिक न्याय का रास्ता खुल जाएगा। ये बड़ा काम देश के लिए होगा। जब नीतीश कुमार ने इसी तरह की जनगणना सर्वेक्षण करवाया बिहार में, तो सवाल ये पूछे गए तमाम विपक्षी नेताओं से कि जब जब आपकी अलग अलग राज्यों में सरकार थी उस समय आप लोगों की ओर से क्यों नहीं करवाया गया? अब जवाब आपको देना होगा। 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आपकी मजबूत सरकार रही यहाँ पर, आपने क्यों नहीं करवाया उस समय? 2012 से लेकर के 17 तक हमें उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार ने जो भरोसा दिलाया था उस समय की सरकार ने, क्योंकि उस समय सदन में मैं भी था, मुझे याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, सब ने उस समय की सरकार को घेरा तो कहा कि ये जाति जनगणना कराई जाए। उस समय आश्वासन हुआ, जाति जनगणना के डेटा कलेक्ट हुआ, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि इस सेंसस में जाति जनगणना भी होगी और डेटा उसका शेयर भी होगा, और अगर बिहार ने रास्ता दिखाया है तो देश को देखना चाहिए और जाति जनगणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार की आप तारीफ कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जाति जनगणना करा के। नीतीश कुमार जी की तारीफ तो और तब ज़्यादा होगी जब वो उनका साथ छोड़ाएं, क्योंकि वो ही हमें लेके गए थे इस इंडिया गठबंधन में। उन्हीं के कहने से मैं इंडिया गठबंधन में गया था। अब वो हमें छोड़ के चले गए तो हम तो नहीं बदले, लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए। फिर आप बुला रहे हैं उनको? समय पर चीज़ें बदलती हैं। वो कभी हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है। कभी हमारे साथ भरोसा है कि वो आ जाएंगे? मुझे देश के बहुत से नेताओं भरोसा है कि वो आएंगे साथ। बातचीत चल रही है क्या कोई? अब तो 2025 में बिहार में चुनाव है। बात आपसे हो रही है, उस समय बात निकली है, कोई बातचीत नहीं हो रही। हाल ही में हमने देखे, चाहे कन्नौज हो, अयोध्या हो या बाकी कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जुड़ा अपराध का, और उसको लेकर बीजेपी लगातार आप लोगों को कटघरे में खड़ा करती रही। अभी आपने डीएनए टेस्ट की भी मांग कर दी थी, वो रिपोर्ट भी आ गई। अभी जिला अधिकारी के आवास में डेड बॉडी मिली है। क्या जिलाधिकारी ने हत्या कराई है? जिलाधिकारी के आवास में 8 फीट गड्ढा खोद दिया गया, 8 फीट गड्ढा, उसमें दफना दिया गया। और जहां तक डीएनए का सवाल था, मैंने मांगा था डीएनए की मांग फैजाबाद अयोध्या को लेकर के। अब तो आ गया डीएनए, हाई कोर्ट का वेट करेंगे, फैसला जो भी आएगा वो सामने होगी बात। और जहां तक कन्नौज के सवाल है, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, बीजेपी के लोग बीजेपी को फंसा रहे थे, उसमें खेल बीजेपी का ही है। अब खुलकर खेलिए आप भी, जब इतना आपने बोल ही दिया कि बीजेपी के लोगों को फंसाने का काम कर रहे थे, से अच्छा कौन था उसके पीछे? बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता कि बीजेपी को ही गिराती है, बीजेपी को ही कमजोर करती है। और उसी का परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा लूटपाट इस समय हो रही है।
क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार आने वाली नहीं है। लेकिन जब अपराधियों की बात होती है और यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं तो अखिलेश यादव जो इतने आधुनिक सोच के नेता हैं, इतनी बड़ी उनकी पार्टी है, अब तो देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली आप पार्टी बन चुके हैं, वो जब डीएनए की मांग करते हैं तो बहुत हैरत होती है लोगों को कि क्या आप अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं अखिलेश जी। इसका मतलब यह है कि आपको दोबारा आईपीसी जो संशोधित है वो पढ़ना पड़ेगा। वो तो मैं पढ़ लूंगी, लेकिन आप वो अगर नहीं, अपराधी वो को लेकर इसीलिए- पहले ही इसीलिए डिफेंड करने के मोड में आ नहीं जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। उसमें बाकायदा यही है कि अगर इस तरह की घटना है उसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो अगर मैं जो कानून कहता है, अगर कानून की बात मैंने की हो तो मैं क्यों किसी के साथ भेदभाव कर रहा हूँ? मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी ने संशोधन किया है, जो नया कानून बीजेपी ने बनाया उसके तहत आपको डीएनए टेस्ट कराना है। तो वही मांग मैंने की है और कोई गलत मांग नहीं की। इन 9 सीटों को लेकर जिस पर आप बार बार जोर दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और वोट जिहाद की वजह से इंडिया गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें मिल गई थीं। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। पीडीए जुड़ भी रहा है, पीडीए जीत भी रहा है और उसी से घबरा करके वो पीडीए के रास्ते पे ही आ गए हैं। वो ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं हिंदू मुसलमान करके, आप जाति की सियासत करते हैं। हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं और अगर सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं करते हो तो लीडर ओपोजिशन हमारे नहीं होते माता प्रसाद पांडे जी। जब चारों तरफ से आप घिर गए उसके बाद माता प्रसाद पांडे जी की आपने एंट्री करवा किस दी बात पे घिर गया मैं? विधानसभा के भीतर। किस पे घिर गया मैं? पीडीए पर लगातार जब पीडीए को नहीं। लेकर आप बढ़ते रहे, लगा कि अगले जो भी वोट आपके हिस्से में आते रहे, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो फिर कैसे इसका सत्ता में मतलब आएगी? आपने समाजवादी इतिहास नहीं पढ़ा और ना जानते हैं आप। वो भी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करते हैं। अब नहीं वो बोलते भी पॉजिटिव नारा है, सबका साथ, सबका विकास प्रयास, सबसे विकास, लेकिन सबको धोखा दे रहे हैं ये लोग, ये मत भूलिए आप। सबको धोखा दे रहे हैं। उनके सहयोगी दल क्या नहीं धोखा खा रहे हैं वो लोग? ओम प्रकाश राजभर भी बैठे थे, दोनों ने खूब तारीफ की है बीजेपी सरकार की। कुछ तो मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से तारीफ कर रहे हैं। कौन सी मजबूरी है? कुछ भी हो सकता है उसमें। ये सब लोग हमारे साथ काम किए हैं और फिर उधर चले गए, फिर इधर आ जाएंगे तब। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ करखल, जहाँ से आपने विधानसभा का चुनाव जीता था। वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक तरफ आपके भतीजे हैं वहाँ पर, तो वहीं दूसरी तरफ आपके ही परिवार के एक सदस्य को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया है। करहल से जीत सबसे बड़ी होगी। जो लोग परिवारवाद पर न जाने कितना कुछ कहते थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? आज कैसे रिश्तेदारवादी हो गए? लेकिन उन्होंने आपके परिवार में सेंध लगा दी, इस बात का एहसास है आपको? कुछ बातें मैं नहीं कहता हूं परिवार वाली, कहनी भी नहीं चाहिए किसी के बारे में। हमारा परिवार में कोई सेंध नहीं लगी है, जो लगाने वाले हैं वो नहीं लगा पाएंगे। अब मैं आ जाती हूँ 240 सीटें बीजेपी ने जीती और 240 के आसपास पूरा इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाया, जो बार बार बीजेपी की ओर से अलग अलग मंचों से गिनाया जाता है। लेकिन देश में इस तरह का माहौल बन गया कि बीजेपी चुनाव हार गई और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया। आपको लग रहा है कि ये जो माहौल है 2027 के इलेक्शन में आपके लिए काम करेगा? क्योंकि सिर्फ माहौल बनाने से और जमीन पर उतरकर काम करने से इन दोनों में फर्क है। ये अलग बात है, उत्तर प्रदेश की सियासत बदली है 2024 लोकसभा के बाद, लेकिन लग रहा है आपको 2027 में स्थिति बदलेगी समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव अभी तक का सबसे बेहतर चुनाव होने जा रहा है। और उसका उदाहरण ये है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अगर किसी की सबसे ज़्यादा बेहतर है और ज़मीन पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो समाजवादियों की सरकार में बनाई हुई दिखाई दे रही हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत की थी, जो आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एक्सप्रेस वे, कम से कम मुख्यमंत्री जी जानना चाहिए कि एक्सप्रेस वे क्या होता है। जहां उन्होंने सबसे पहले कहा था एक्सप्रेस वे बनाएंगे, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आप चेक करिएगा, उन्होंने कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा। लेकिन झांसी से दिल्ली के लिए बना ही नहीं एक्सप्रेस वे। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं उनको एक्सप्रेस वे के बारे में नहीं पता होगा, उनको $1 ट्रिलियन के बारे में नहीं पता होगा। लगातार गलत कह रहा हूं मैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप ऑन रिकॉर्ड चेक करिए। उन्होंने कहा कि झांसी से, आप बात पूरी सुनिए, उन्होंने कहा कि झांसी से हम दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनाएंगे। क्या एक्सप्रेस वे बना उनका? झांसी को छोड़ दिया उन्होंने, चित्रकूट से बना करके ले जाने, वो भी हमारे होम टाउन से लेकर के जा रहे हैं।
इटावा से होकर के लेके जा रहे हैं, तो क्या उनको अलाइनमेंट पता था कि कहां से अलाइनमेंट होगा? जो गोरखपुर का लिंक है, गोरखपुर लिंक के बारे में क्या कहा गया कि 2022 में चालू हो जाएगा। 90 किलोमीटर की सड़क, 90 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 6000 करोड़ में बन रहा है, तो पर किलोमीटर एक्सप्रेसवे कितने का बना? और आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें, जो राइडिंग क्वालिटी है, आप बुंदेलखंड की राइडिंग क्वालिटी का जानकारी कर लीजिए। अभी मत जानकारी करना क्योंकि लाइव हो जाएगी वो बात। मेरे एबीपी न्यूज़ छिपाने में भरोसा नहीं करता, जो भी हो वो लाइव ही हो। मेरे बोलने के बाद आप इसकी जानकारी करिएगा कि जो राइडिंग क्वालिटी बुंदेलखंड की है, क्या वो कंपेयर कर सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की? इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी जानकारी में नहीं है कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। और बुंदेलखंड का 4 लेन एक्सप्रेसवे है, सर्विस लेन नहीं बनी है। वे साइड एमिनिटीज कैसी होती हैं? जब मैं बनाता था कोई सड़क तो उस पर चल करके मैं देखता था, चल करके मैं देखता था। जहां प्रधानमंत्री जी हरकुलस से उतरे थे, वो डिजाइन अगर किसी की थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार की डिजाइन थी। अगर वो डिजाइन बनाई हो मुख्यमंत्री ने दूसरी किसी सड़क पर, तो बताइए आप। 2017 जब आप हारे, बहुत सारे काम आप गिना रहे थे, आपने फ्री में लैपटॉप भी बांटा था और भी बहुत सारी चीजें थी, उसके बावजूद आपको उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। क्या अखिलेश यादव को भी इस बात का भान है कि जब चुनाव होते हैं तो कामकाज के आधार पर कम और इस तरह के भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा वोट पड़ते हैं? आपने अपने ही सवाल में जवाब दे दिया। बीजेपी भी तो ये कहती है कि दिल्ली सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रही है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रही है। वो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, बिल्कुल। तो फिर चुनाव कैसे हार गए आप? आपने तो न जाने कितने शौचालय बनाए थे, लेकिन शौचालय में पानी नहीं दिया था। आपने न जाने कितने गरीबों को घर बनाने की बात कही थी, और फिर मैंने सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उन गांवों को कभी अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। सरकार ने गांव गोद लिए लेकिन उनको अनाथ छोड़ दिया। अभी हाल ही में आप कश्मीर होकर आए हैं, जब उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, और परसों एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ आप बैठे हुए थे। मेरा ये सवाल है, इसी तरह का दावा कश्मीर को लेकर बीजेपी की ओर से भी किए जाते हैं। उसने कश्मीर में इतना इन्वेस्टमेंट दिया, वहां पर बिल्कुल लाल चौक की स्थिति या आसपास के हिस्सों को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पहले के मुकाबले अभी बहुत बड़ा वहां पर परिवर्तन है। लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है कि मुसलमान उसको वोट नहीं करते, कामकाज के आधार पर वोट नहीं मिलते, इसी वजह से वोट जिहाद जो था वो आप लोगों के लिए 2024 में काम कर गया। बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स कहीं भी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी को अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। अभी तो हरियाणा में जीत हासिल की है बीजेपी ने, यूपी में बड़ी हार हारे हैं, उस हार से अभी तक नहीं उभर पाए हैं, और इसी वजह से दिल्ली लखनऊ का कनेक्शन टूटा नजर आता है कई बार। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने लिए बड़ी लकीर खींची, इंडिया गठबंधन बनाने के बावजूद आप लोग उसको 5 सीटें 10 सीटें आप समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की 2014-2019 में उनका क्या हाल हो गया था। और अभी भी बीजेपी के पास 31 सीटें तो हैं, सहयोगियों के साथ और सीटें हैं। बीजेपी का अब खुलासा हो गया है, अब बीजेपी के बारे में लोग जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि बीजेपी धोखा दे सकती है, झूठ बोल सकती है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, उनके अभी तक के मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, जो मैनिफेस्टो में कहा वो जमीन पर नहीं उतारा। ये बात समझते हुए समाजवादी लोगों ने जमीन पर काम किया, और जमीन पर जब काम हुआ तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लिया। 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिसके आधार पे आपको लग रहा है कि वो महादंगल समाजवादी पार्टी ने अपनी गोटियां बिल्कुल सेट कर दी हैं? और उसके लिए ये भी सवाल है, कांग्रेस पार्टी वहां पर कहां आपको दिखाई देगी? नई पीढ़ी, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की पसधर है। मुझे उम्मीद है कि 2027 का चुनाव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का चुनाव होगा। लेकिन आप पीडीए की बात करते रहेंगे। P फॉर प्रोग्रेसिव, P फॉर पॉजिटिव, P इज PDA, और N फॉर नेगेटिव, और इसीलिए NDA नेगेटिव है। लेकिन दूसरी परिभाषा तो पी की ये भी है ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित, अगड़े भी हैं,
पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं पूरा घुमा दिया आपने। पीडीए की शुरुआत जहां से हुई थी, बाद में लगा कि ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो पूरा घुमा के उसमें जो जो शब्द जुड़ते हुए चले जाए उसको जोड़ ले जाए। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो घबराए हुए हैं पीडीए की रणनीति से। अखिलेश जी, चलते चलते एक सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने अलग अलग जोड़ियां बनाकर 2019 में, 2017 में हमने देख लिया, हालांकि 2024 में समाजवादी पार्टी का उसमें ज्यादा बड़ा योगदान है जब आपने कांग्रेस के साथ मिलकर कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन आपको लग रहा है कि 2027 में इस तरह की स्थिति रहेगी जब सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ आपका तालमेल नहीं हो पाएगा? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपको अखिलेश वखिलेश जब कहते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है कि हमने तो इनके लिए यूपी का पूरा मैदान बिछा दिया और इनके नेता प्रदेश के बाहर हमको किस तरह के शब्दों से नवाजते हैं? वो हम लोगों को कहीं ना कहीं एनर्जी देते हैं कि हमें और काम करना चाहिए। जब उनका व्यवहार ऐसा रहता है तो लगता है कि और हम लोगों को काम करना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं से नहीं कहते हैं कि इस तरह की जुबान पे लगाम लगाएं? मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर वो बातें समझते होंगे। दोनों लड़कों की जोड़ी एक साथ जाएगी 2027 में? बिल्कुल जाएगी, आगे भी ऐसी तरह रहेगी। और 9 सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से अगर बेईमानी नहीं कराएगी, जिला अधिकारियों को अपना जिलाध्यक्ष नहीं समझेगी, तो सब सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, एबीपी न्यूज शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।